हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एंड एनी कंपटीशन एग्जाम्स। तो बायोटेक्नोलॉजी इज मेड बाय टू वर्ड्स, बायो एंड टेक्नोलॉजी। तो बेटा हम बायो मतलब लिविंग्स, तो हम लिविंग मशीनरी का यूज करके ह्यूमन वेलफेयर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को ही नाम दे सकते हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी। यानी हम सिंपल से वे में कह सकते हैं ऑब्टेन ह्यूमन वेलफेयर प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग बायोटिक फैक्टर इनसाइड द लेबोरेटरी इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। ये तो बेटा एक सिंपल डिफिनीशन है। और आपके आज की रिसेंट डेज में बायोटेक्नोलॉजी का इतना यूज है कि आप जो खा रहे हैं, जो देख रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं आपको बायोटेक्नोलॉजी का यूज मिलेगा। एक सिंपल से एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि पहले कहते खाद्यान्न का प्रोडक्शन इतना नहीं था कि सबको खाना मिलता, लेकिन आज की डेट में सबको खाना मिल रहा है। वो किसकी देन है? वो बायोटेक्नोलॉजी की देन है। आपने नाम सुना होगा हाइब्रिड का, साइब्रिड का। वो क्या है? वो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। यानी कि वहां पे दो जीन को, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जीन को मैच कराया गया और डेवलप किया गया एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो कि यूजफुल है फॉर द लार्ज प्रोडक्शन। तो आपने खेतों में पैडी सीड डाला होगा तो वहां पे आपको रिसर्च बीज मिलते हैं। वो क्या है? वो बायोटेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि आज वो इतने अच्छे लार्ज अमाउंट में आपको प्रोडक्शन मिल रहा है उससे। तो आइए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हैं। क्या है बायोटेक्नोलॉजी? कंट्रोल यूज ऑफ बायोटिक फैक्टर्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स ओवर टिश्यूज ओवर ऑर्गन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स which are useful for human welfare is called biotechnology। तो बेटा बायोटिक फैक्टर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, या फिर हम ले सकते हैं एनिमल सेल को, टिश्यूज को, ऑर्गन को, या फिर प्लांट के टिश्यू, ऑर्गन या फिर सेल्स को। इनका कंट्रोल यूज करके हम ह्यूमन वेलफेयर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इससे होगा क्या? इससे ह्यूमन लाइफ क्या होगी? आसान होगी। इसी प्रोसेस को टोटली क्या नाम दिया गया है? बायोटेक्नोलॉजी। इसको हम और भी डिफाइन कर सकते हैं। सो मेनी डिफिनेशन आर द फॉर द बायोटेक्नोलॉजी। एक और है, बायोटेक्नोलॉजी इज यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इंटेंड टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इससे हम ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? आपको मैंने बताया कि पहले लोगों को खाद्यान्न का इतना भंडार नहीं था कि सबको खाद्यान्न मिल पाता, लेकिन आज के डेट में क्या है कि सबको भोजन मिल रहा है, सबको खाना मिल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही। नेक्स्ट है, बायोटेक्नोलॉजी इज द रिसेंट ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि ये अभी जल्द की ही या अभी नई ब्रांच है साइंस की। एंड पॉल बर्ग इज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप बायोटिक फैक्टर यूज करके ह्यूमन वेलफेयर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पे आगे जब आप देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ जीन बायोटेक्नोलॉजी कैन सेपरेट इनटू टू डिसिप्लिन्स। नंबर 1 नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी एंड जीन टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं क्या है नॉन जीन टेक्नोलॉजी। डीलिंग with used to whole organism or intact cell, tissue, organ of an individual। नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जीन का यूज नहीं करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के या तो हम टिश्यू का यूज करेंगे, या फिर सेल का यूज करेंगे, या फिर ऑर्गन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि आप टिश्यू कल्चर, आपको आगे पढ़ना है टिश्यू कल्चर, यहाँ पे कोई भी जीन का यूज नहीं, हम टिश्यू से होल प्लांट डेवलप करते हैं। यानी कि एक टिश्यू में टोटल
कैपेबिलिटी है एक नए होल प्लांट को डेवलप करने की, या फिर हम ऑर्गन कल्चर पढ़ेंगे, सेल कल्चर पढ़ेंगे, या प्रोटोप्लास्ट कल्चर। आगे है जीन बायोटेक्नोलॉजी, डीलिंग विद यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर जीन मैनिपुलेशन, जीन क्लोनिंग, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। जीन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, हम जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन का सेट है, उस जीन के सेट के मेकअप को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे और अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज करेंगे। तो हम इसको नाम देंगे क्या, जीन बायोटेक्नोलॉजी। और आगे आपको पढ़ना भी है, और इसी जीन टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जीन बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें होगा क्या, इट इज अ सेट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड टू चेंज genetic makeup of cell by introducing foreign DNA in it by experimental method to produce improved or novel organism। तो ये टेक्नोलॉजी का एक ऐसा सेट है जिसमें हम सेल के जेनेटिक मेकअप को, यानी जो क्रोमोसोम पे जीन लगे हुए हैं उनका जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। और चेंज करने के बाद प्रोड्यूस क्या होता है, इंप्रूव क्वालिटी या नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। आगे हम जो इससे एक नया ऑर्गेनिज्म बना या जो इससे जनरेट हुआ उसको हम बोलेंगे क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी कि एन ऑर्गेनिज्म दैट इज जनरेटेड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग is considered to be genetically modified and it is called genetically modified organism। यानी कि जो हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर रहे हैं बाय द चेंजिंग ऑफ जेनेटिक मेकअप, उसको हम बोलेंगे क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें हम करते हैं क्या है, जीन के मेकअप को चेंज करते हैं या फिर हम उसको मॉडिफाइड करते हैं। इसलिए इसको और नाम दिया गया क्या, कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन या फिर जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक मैनिपुलेशन या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन, आपको ऐसा यही कॉपी करना है। नेक्स्ट, आरडीएनए इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। आरडीएनए है क्या, आरडीएनए एक ऐसा डीएनए है जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम कंबाइन करते हैं इनसाइड द लेबोरेटरी। अब जैसे एक डीएनए है, हम किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जीन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको आइसोलेट कर लेते हैं और उससे उसको लिंक करते हैं एक प्लाज्मिड या वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे दो डीएनए क्या है, लिंक हो रहे हैं, और इस लिंक डीएनए को बोलेंगे क्या हम, आरडीएनए। नेक्स्ट, हर्बर्ट बोअर एंड स्टेनली कुहेन फर्स्ट फॉर्म आरडीएनए। दो साइंटिस्ट हर्बर्ट बोअर एंड स्टेनली कुहेन, इन्होंने सबसे पहले आरडीएनए को बनाया। और आरडीएनए को इन्होंने कैसे बनाया इसको थोड़ा सा समझते हैं। इन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने उसको आइसोलेट किया, और आफ्टर आइसोलेशन दिस डीएनए इज लिंक्ड विद वेक्टर डीएनए या प्लाज्मिड डीएनए, और प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ने के बाद इन्होंने फिर से इसको ट्रांसफर किया ई कोलाई में, और ई कोलाई में इन्होंने क्या किया, मल्टीपल कॉपीज ऑफ आरडीएनए रेजिस्टेंट डीएनए की, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए की कॉपीज तैयार की। इसी को कहा गया क्या, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। डिफरेंट टूल्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग लाइक एंजाइम्स, नंबर 2 फॉरेन डीएनए या फिर एलियन डीएनए, या फिर OR टारगेट डीएनए, OR सोर्स डीएनए, OR पैसेंजर डीएनए, थर्ड वेक्टर डीएनए, फोर्थ
होस्ट सेल या फिर ऑर्गेनिज्म या फिर क्लोनिंग सेल। हम इतने टूल्स का यूज करेंगे। क्या क्या टूल्स होंगे हमारे? पहले हमको चाहिए एंजाइम्स, और एंजाइम के बाद हमको चाहिए क्या? वेक्टर चाहिए, हमको पैसेंजर डीएनए चाहिए, या फिर जो है हम इसको टारगेट डीएनए कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं सोर्स डीएनए, या फिर इसको हम फॉरेन डीएनए कह सकते हैं। और हमको क्या चाहिए? हमको एक सेल चाहिए जिसके अंदर हम क्लोनिंग करेंगे, यानी क्लोनिंग सेल, या फिर ऑर्गेनिज्म चाहिए, या फिर होस्ट सेल चाहिए। नेक्स्ट बेटा हेडिंग डाल लो आप, एंजाइम्स। हम किस किस एंजाइम की हेल्प से हम डीएनए को पहले आइसोलेट करेंगे? आइसोलेट कैसे करेंगे? पहले हमको क्या एंजाइम यूज करना है, उसके बाद हम आइसोलेट करेंगे तो हम उसको प्योर कैसे करेंगे? जो हमारा आइसोलेटेड डीएनए है उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, उसको हमको प्योर करना होगा। हम उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटेंगे और उसके बाद फिर हम उसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिफरेंट एंजाइम। हेडिंग डालो आप, एंजाइम्स ना। एंजाइम्स में many enzymes are used in genetic engineering, that is lysing enzyme, B cleaving enzyme, C synthesizing enzymes, D joining enzymes, E alkaline phosphatase enzymes। अब जो पहला टूल्स है वो है एंजाइम्स, और कई सारे एंजाइम्स यूज करने हैं। उसमें पहला एंजाइम्स है लाइसिंग एंजाइम, लाइसिंग एंजाइम्स। अब बेटा यहां से आप माइंड में एक स्टोरी की तरह समझो, एक कहानी की तरह समझना है कि कैसे क्या प्रोसेस करनी है और किस प्रोसेस के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होगी। तो आपको पता है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जो आरडीएनए होगा वो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए है। तो सबसे पहले प्रोसेस आपको क्या करनी है कि किसी भी डीएनए को आइडेंटिफाई करना है कि वो डीएनए एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या जैसे हम कहें कि एक डीएनए है जो रिस्पॉन्सिबल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के लिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक नेचर है, तो उसको हम आइसोलेट करेंगे। अब आइसोलेशन के लिए हम इतनी सिंपल सीधी प्रोसेस नहीं है। हम आइसोलेशन कैसे करेंगे? क्योंकि डीएनए तो क्या है, सेल के इनसाइड है और इनसाइड में न्यूक्लियस के इनसाइड है। तो हम क्या करेंगे? पहले आइसोलेशन के लिए यूज लेंगे किसका? एंजाइम्स का। और उन एंजाइम से पहले सबसे पहले किसका यूज करेंगे? हम लाइसिंग एंजाइम्स का। अब लाइसिंग एंजाइम करेंगे क्या? जो बैक्टीरियल सेल वॉल है या फिर प्लांट सेल वॉल है, जो सेल वॉल है इसको क्या करेंगे? ये पहले रिमूव करेंगे, सेल वॉल को रिमूव करेंगे। फिर सेल वॉल को रिमूव करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम इन्वॉल्व होगा। उस एंजाइम को नाम क्या देंगे? टू लाइज बैक्टीरियल सेल वॉल वी यूज लाइसोजाइम एंजाइम। यानी हम बैक्टीरियल सेल वॉल को अगर रिमूव कर रहे हैं तो वहां पे एंजाइम हमको कौन सा चाहिए? लाइसोजाइम एंजाइम। अगर हम फंगल सेल वॉल को रिमूव कर रहे हैं, करना है हमको, वहां से डीएनए को ऑब्टेन करना है, स्पेसिफिक डीएनए को, तो उसके लिए हम यूज करेंगे काइटिनेज एंजाइम्स। अगर हम प्लांट सेल को जो है लाइस कर रहे हैं तो उसके लिए एंजाइम हमको क्या चाहिए? सेलुलोज एंजाइम चाहिए। अब बेटा यहाँ पे जो आपको डीएनए मिलेगा वो डीएनए कैसा होगा? इम्प्योर डीएनए होगा। यानी आपने लाइसिस तो कर दी, सेल वॉल हटा दी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दी, आपको एक आइसोलेटेड डीएनए मिल गया, लेकिन जो डीएनए मिला उस डीएनए के साथ इम्प्योरिटीज होंगी। यानी इम्प्योरिटीज किसके फॉर्म में? उसके साथ कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटीन और आरएनए भी प्रेजेंट है, तो उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी आएंगी। तो हम क्या करेंगे? उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करें, क्योंकि जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है इसमें हम प्योर डीएनए का यूज करते हैं। अब उन इम्प्योरिटीज को किसकी हेल्प से यूज करेंगे? वो भी करेंगे किसकी? बाय द हेल्प ऑफ लाइसिंग एंजाइम। अगर आरएनए को रिमूव करते, आरएनए इज रिमूव बाय द राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से आरएनए को रिमूव करेंगे।
प्रोटीन्स आर रिमूव्ड बाय प्रोटीएज एंजाइम, यानी जो आइसोलेटेड डीएनए है उसके साथ जो प्रोटीन्स है उनको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम्स का यूज करेंगे। देखते हैं लाइसिंग एंजाइम, दीज एंजाइम डाइजेस्ट सेल वॉल। एज वी नो डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस and to obtain DNA nucleus must be exposed. So for this purpose cell wall must be lysed by appropriating enzymes. यही मैंने आपको बताया कि आपको एक जो आइसोलेटेड डीएनए चाहिए उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो सेल वॉल है उसको क्या करेंगे, लाइज करेंगे, और वो किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएटिंग एंजाइम्स। किसकी हेल्प से करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ cleaving enzymes. These enzymes cleave or cut DNA at specific site, यानी हम cleaving enzyme की हेल्प से DNA को एक स्पेसिफिक साइट से कट कर सकते हैं और हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। इस cleaving enzymes it is following type, जो cleaving enzyme है following types के हैं। नंबर 1 exonuclease enzyme, the cleaving enzymes which cut the DNA from end, that is either 5' end or 3' end is known as exonuclease enzyme, यानी ऐसा क्लीविंग एंजाइम जिसकी हेल्प से हम डीएनए को चाहे तो 5' end की तरफ से या फिर हम 3' end की तरफ से कट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे क्या हम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। देखते हैं, ये बेटा हमारा कोई डीएनए है, इस डीएनए में ये 5' end, ये 3' end, ये 5', ये 3' end, हमको इसको कट करना है और कट करना है किसकी हेल्प से, किससे करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। तो जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है या तो 5' end की तरफ से काटेगा, या तो इधर से काटेगा, या तो बेटा इधर से काटेगा, यानी 5' की तरफ से काटेगा या फिर 3' की तरफ से काटेगा। तो अप्लाई किया हमने क्या, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, और जो हमको मिला रिजल्ट वो देखिए यहां से कट गया। तो ये बेटा एक 5' end, ये 3' end, ये 5' end, ये 3' end, यानी हमने यहां से क्या किया, कट कर दिया। ये रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपको मिला। ठीक, नेक्स्ट है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, द क्लीविंग एंजाइम व्हिच cut the DNA from anywhere other than end is known as endonuclease enzymes, यानी ऐसा क्लीविंग एंजाइम जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिक डीएनए को कट कर सकते हैं, एंड को छोड़ के कहीं से भी हम 5' end 3' end को छोड़ के हम कहीं से भी सेंटर से या फिर कहीं अदर पोर्शन से कट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हेल्प से। तो ये बेटा हमारा कोई स्पेसिफिक डीएनए है, इसको हमको कट करना है, तो हम अप्लाई करें क्या, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये बेटा कट कर देगा, यहां से काट सकता है, यहां से काट सकता है, बीच से काट सकता है, तो हमको रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या मिला, ये इतना प्रोडक्ट आपको इसने कट किया तो बन गया आपका ये 5' end, ये 3' end, इधर बेटा 5' 3', ये कंप्लीट सन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, द क्लीविंग एंजाइम व्हिच कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी ऐसा क्लीविंग एंजाइम जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करता है डीएनए को, उसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। काफी बार कंपटीशन में या फिर आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, तो मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक बेटा डीएनए पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जहां आपको कट करना है आप वहां पे कट कर सकते हो, किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। These enzymes cut the DNA at a specific nucleotide sequence. This specific base sequence is called recognition sequence or palindrome nucleotide sequence. ये एंजाइम बेटा पहले रिकॉग्नाइज करेगा
सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को और एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड पर कट लगाएगा। इस एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसको रिकॉग्नाइज करेगा उसको बोलेंगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस या फिर पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब आते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है पैलिंड्रोम, व्हाट इज पैलिंड्रोम, वेरी शॉर्ट में पैलिंड्रोम समझते क्या है। पैलिंड्रोम, these are group of letters that form same word when read backward and forward। ये बेटा एक लेटर का ग्रुप है, पैलिंड्रोम लेटर का ग्रुप है। इसको चाहे आप रीड करो फॉरवर्ड से या फिर बैकवर्ड से, ये सेम ही होगा। कैसे, एग्जांपल समझते हैं। मलयालम, अब मलयालम बेटा यम ए यल ए वाई ए यल ए यम, चाहे तो आप इधर से पढ़ो और चाहे इधर से पढ़ो, यानी यम ए यल ए वाई ए यल ए यम। यानी क्या है, हम चाहे फॉरवर्ड रीड कर रहे हैं चाहे बैकवर्ड रीड कर रहे हैं, क्या दोनों क्या बन रहा है, मलयालम ही बन रहा है। नेक्स्ट है मैडम। वैसे तो मैडम शब्द ही क्या है, अपने आप में खास है, तो इसको चाहे आप फॉरवर्ड रीड करिए चाहे बैकवर्ड रीड करिए, आएगा, लिखेंगे क्या, हम मैडम ही लिखेंगे। यानी यम ए डी ए यम, यम ए डी ए यम, तो इसको हम नाम दे सकते हैं क्या, पैलिंड्रोम। ये तो रहा एक बेटा आम बोलचाल की भाषा में हम डिफाइन कर सकते हैं इसको पैलिंड्रोम को। लेकिन हम स्पेसिफिक अगर पैलिंड्रोम को डिफाइन कर रहे हैं किसके केस में, डीएनए के केस में, तो समझते क्या है, व्हाट डज पैलिंड्रोम इन डीएनए। द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम। अब बेटा हम जो रीडिंग शुरू कर रहे हैं वो अगर हम सेम रख रहे हैं, यानी हम 5' से शुरू कर रहे हैं गिनना, तब भी न्यूक्लियोटाइड का वही सीक्वेंस होगा। अगर हम जो है 3' से कर रहे हैं शुरुआत, तब भी क्या है, सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का वही होगा। आइए देखते हैं क्या है। 5' से हम रीड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, GAATCC। अब अगर हम ये फॉरवर्ड रीड कर रहे हैं तो बन रहा है GAATTC। अगर हम फिर से 5' से ही बैकवर्ड में काउंट करें तब भी क्या होगा, सीक्वेंस हमारा GAATTC। अब अगर हम बेटा 3' ओरिएंटेशन हमारा सेम होगा, अगर हम 3' से काउंट करें, देखिए सीक्वेंस CTTAAG। अब बेटा फिर से हम 3' से चले, ये तो बैकवर्ड रहा, हम फॉरवर्ड चलते हैं, तो 3' से CTTAAG, यानी हम ओरिएंटेशन को सेम रखेंगे। शुरुआत हम चाहे 5' से करें चाहे हम 3' से करें, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेम होगा। इसको बोलेंगे क्या हम, पैलिंड्रोम। द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड in 5' to 3' direction. This is also true in the 3' to 5' direction. Restriction endonuclease enzyme were first discovered by Arbour, Nathans and Smith, and for this they were awarded Nobel Prize in 1978. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट, आर्बर, नथान्स और स्मिथ ने। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। सेम यानी एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके हम दोनों डीएनए यानी फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट कर सकते हैं। द रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट ज्वाइंटेड टुगेदर बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज एंजाइम। जो रिजल्टेंट डीएनए है यानी जो कट करने के बाद आपको वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए मिला, इसको हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। ये बेटा ये हमारा वेक्टर डीएनए, ये फॉरेन डीएनए, इसको हम एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट कर सकते हैं बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो हम यहां से कट करते हैं, यहां से इसको कट करेंगे और यहां से कट करेंगे। ये
और यहाँ से। अब बेटा फॉरेन डीएनए को भी यहाँ से और यहाँ से हम एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट करते हैं, तो हमको मिलेगा क्या? हमने कट किया तो ये बेटा पोर्शन क्या हुआ, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ये बेटा मिला क्या, G C T T A A, और फॉरेन डीएनए में क्या मिला, A A T T C G। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, ये आर डीएनए, आर डीएनए। और आर डीएनए में क्या होगा, वेक्टर डीएनए होगा और फॉरेन डीएनए। ये बेटा अगर हम 5' से देखें तो GAATTC, 3' से CTTAAG, यानी ये जो डीएनए है इसमें वेक्टर डीएनए का भी मटेरियल है और फॉरेन डीएनए का भी मटेरियल इन्वॉल्व है, और इसलिए इसको नाम दिया गया क्या, आर डीएनए। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज हिन सेकेंड। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज हिन सेकेंड। टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आज की डेट में हम 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर कर चुके हैं। दिस एंजाइम्स आर नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम द ई कोलाई, बैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। हम बैक सिंथेसाइजिंग, नेक्स्ट वन है सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम इज 2 टाइप। नंबर 1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी cDNA इज सिंथेसाइज ऑन द आरएनए टेम्पलेट। हम कॉम्प्लीमेंट्री cDNA का फॉर्मेशन हम आरएनए टेम्पलेट पे कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। नेक्स्ट वन है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए सिंथेसाइज ऑन डीएनए टेम्पलेट, यानी इसकी हेल्प से हम डीएनए टेम्पलेट पे ही डीएनए को फॉर्म कर सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। ज्वाइनिंग एंजाइम, दिस एंजाइम ज्वाइन ब्रोकन फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि जो ब्रोकन फ्रैगमेंट है आफ्टर द रेस्ट्रिक्शन बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि फॉरेन डीएनए का जो ब्रोकन फ्रैगमेंट है और जो वेक्टर डीएनए का फ्रैगमेंट है उसको ज्वाइन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ज्वाइनिंग एंजाइम। और इस ज्वाइनिंग एंजाइम को बोलेंगे लाइगेज, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। rDNA is constructed by joining of vector DNA and desired DNA over foreign DNA। ठीक, आप जो rDNA है ये किससे बना होगा, किससे इसका कंस्ट्रक्शन होगा, एक तो प्लाज्मिड डीएनए होगा तो दूसरा होगा क्या, फॉरेन डीएनए या फिर डिजायर्ड डीएनए जिसको आप क्लोनिंग के लिए तैयार कर रहे हो। नेक्स्ट है एंजाइम एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। अब बेटा जब हम इंसर्ट करेंगे फॉरेन डीएनए को, जब हम किसी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करेंगे तो जो उसका प्लाज्मिड डीएनए है वो सर्कुलर इन नेचर होता है। तो सर्कुलर होगा तो जब हम उसमें इंसर्शन करेंगे तो जैसे ही हम उसको जो है बेटा लीनियर फॉर्म में लाएंगे वो फिर से सर्कुलर हो जाएगा, फिर से सर्कुलर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। और ये एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फेट को रिमूव कर देगा, जिससे जो सर्कुलर प्लाज्मिड है ये सर्कुलर प्लाज्मिड बेटा कैसा होगा, लीनियर हो जाएगा और हम आसानी से क्या करेंगे, अपने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। देखते हैं, फॉर द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इट इज नेसेसरी टू कट इट एंड मेड इट लाइनियर। But the problem is this that the circulated end of plasmid DNA join again and again and become circular। ये बेटा बार बार क्या होगा, जैसे हम कट करेंगे फिर से ये बेटा ज्वाइंट हो जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में हो जाएगा,
ये बराबर होता रहेगा, बार बार होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए टू अवॉइड दिस वी यूज एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम व्हिच रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम 5 एंड ऑफ डीएनए। ये क्या करेगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम 5' एंड से फॉस्फेट को रिमूव कर देगा और जो सर्कुलेटेड प्लाज्मिक डीएनए ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, लीनियर फॉर्म में हो। फॉरेन डीएनए एक ऐसा डीएनए है जिसको हम वेहिकल डीएनए से लिंक करके हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम नाम देंगे क्या, फॉरेन डीएनए। दैट डीएनए व्हिच इज ज्वाइंड विद vehicle DNA and is transferred from one organism to another organism is called foreign DNA. Later on, this foreign DNA introduced in host cell. Next one है vector DNA. The vectors are extra chromosomal genetic material which used to insert foreign DNA. जो वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए बेटा एक ऐसा डीएनए है, आपने बैक्टीरिया पढ़ा होगा, बैक्टीरिया की सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को ही हम यूज करते हैं क्या, वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है, वेहिकल। अब बेटा जैसे ये हमारा जो हैंड है ये है वेक्टर, यानी ये है वेक्टर यानी प्लाज्मिड डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, और ये है जो मार्कर है ये हमारा फॉरेन डीएनए है। ये फॉरेन डीएनए हमको इंसर्ट करना है इनसाइड द होस्ट सेल। तो हम इसको पहुंचाएंगे कैसे, इसको बेटा हम पहुंचाएंगे, ये फॉरेन डीएनए को हम वेक्टर डीएनए पर अपलोड करेंगे या ज्वाइन करेंगे और इसको फिर हम क्या करेंगे, भेजेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट सेल के अंदर, और होस्ट सेल के अंदर ये फॉरेन डीएनए क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा और इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर एज। जो वेक्टर्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से कई सारे हैं। नंबर 1 प्लाज्मिड वेक्टर, 2 फेज वेक्टर, 3 कास्मिड वेक्टर, 4 आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बेटा कई टाइप है, वाईएसीएस, एक, बैक, हैक, यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। फिर से एक बार, वाईएसी का मतलब, यस का मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, बीएसीएस का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, एचएसीएस मींस ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स।